तालों की नगरी, जी हाँ, तालों की नगरी। और तालों की नगरी यानी चुनावी ताला। और इसकी कुंजी कौन? इसकी कुंजी यानी चाबी कोई और नहीं बल्कि आम जनता। और अपनी कुंजी को टटोलने, जानने, परखने कि आखिर किसके पास कितनी कुंजी है, आखिर किस्मत का ताला किस कुंजी से किसके लिए खुलेगा, किसके सिर सजेगा ताज, किसका होगा राज्याभिषेक, इसको लेकर सियासी दल अलग अलग इलाकों की खाक छान रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कोई और नहीं, जी हाँ, अर्जुन राम मेघवाल। ये वो नाम है जो ब्रज क्षेत्र का इन पर जिम्मा बीजेपी ने सौंपा हुआ है। ब्रज इलाके के आप प्रभारी हैं, जी हाँ, देश में केंद्रीय मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी का वोट युद्ध में। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन जाने जाते हैं लक्ष्य के लिए। आपको ये लगेगा कि आखिर मैं आज अर्जुन का अगर उल्लेख करूं तो वो लक्ष्य 12 साल पहले उन्होंने कैसे रखा था जो अभी पूरा हुआ, इस पर मैं चर्चा करूंगा जब यूपी का वोट युद्ध में मैं उनसे सवाल दागूंगा और मेघवाल साहब के जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर दीपक नाथिया से कहूंगा कि चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, ओमेगा टीवी प्राइवेट लिमिटेड के, उनके बिहाफ में आकर आप अर्जुन मेघवाल साहब का स्वागत करें। तो अलीगढ़ वो शहर, जी हाँ, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी, ताला और चाबी। तो आज हमारे पास ताला चुनाव है और चाबी जनता है। मेघवाल साहब, मुझे पता है कि आपकी वाकपटुता अपने आप में सारा देश जानता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आपसे सवालों की शुरुआत करूंगा तो सबसे पहला सवाल होगा सन 2010। आपने एक छतरी की बात की थी, एक छतरी में महापुरुष को विराजा जाए। 2 दिन पहले वो साकार हुआ जब 125वीं जयंती पर आज़ाद हिंद फौज के सबसे बड़े सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छतरी में होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री जी ने विराजित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज़ को याद रखने के लिए और बताने के लिए भी, मनीष जी आपका। मैं सबसे पहले, आज हमारा मतदाता दिवस है। आज हम 25 जनवरी को भारत का निर्वाचन आयोग मतदाताओं से ये अपील करता है कि बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए और लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। तो आज के दिन जो मतदान दिवस जो मनाया जाता है हमारे देश में, उसके लिए सभी मतदाताओं को मैं बधाई देता हूं। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी यूपी में सह प्रभारी के नाते और ब्रज में प्रभारी के नाते मिली है, उसमें मैं मेरे क्षेत्र से संबंधित जितने भी मतदाता हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक मतदान करने में नहीं हिचकें, मतदान अधिक से अधिक करें। यही लोकतंत्र की खूबी है। जो आपने प्रश्न किया वो प्रश्न था 15 मार्च 2010 का। कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे देश में, और उस समय की जो यूपीए सरकार, वो एक अध्यादेश के जरिए कानून बनाने जा रही थी और कुछ अड़चन आ रही थी। उस साइट्स को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण बनाने का उनका एक प्रस्ताव था और हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके उलट ये अध्यादेश से कानून बना रहे थे। उस सिलसिले में जब मुझे पार्टी की ओर से बोलने का अवसर मिला तो मैंने उसमें ये कहा था कि मैं जब घूमने गया तो इंडिया गेट के पीछे छतरी देखी मैंने, और मैंने कहा भाई ये छतरी खाली क्यों है? तो वहाँ जो सिक्योरिटी का आदमी देख रहा था इंडिया गेट में,
उन्होंने कहा साहब ये जॉर्ज पंचम की छतरी है। जॉर्ज पंचम 1968 में हट गए थे। बीजेपी की नगर निगम में उस समय दिल्ली में जब सत्ता हासिल हुई थी तो विजय कुमार मल्होत्रा और ये सब लोगों ने प्रयास करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो हटवा दी थी, लेकिन लगे किसे इस पे निर्णय नहीं हुआ और समय बीतता गया। 1968 तक जॉर्ज पंचम वहाँ विराजते थे, लेकिन मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, तब तक भी लोगों को पता था ये जॉर्ज पंचम की छतरी है। ये हमारी विदेशी मानसिकता देखिए। तो मैंने लोकसभा में कहा था कि आपने जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई तो किसी भारतीय महापुरुष की मूर्ति लगानी चाहिए, जिससे उस छतरी को अभी भी लोग ऐसे पहचानते हैं जॉर्ज पंचम की छतरी है। तो हमारी विदेशी मानसिकता कब जाएगी, ये सवाल मैंने दागा था। जी जी, आपने और ये जब सवाल दागा तो बहुत से लोगों ने कहा, यूपी के कुछ सांसद कह रहे थे उस समय मायावती जी का शासन था, बोला वो लोकसभा के रिकॉर्ड में भी है, बोला मेघवाल जी ये जानकारी मत दो नहीं तो मायावती जी यहाँ मूर्ति लगा देगी अपनी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप तो कोई संघ के या आरएसएस के महापुरुष की मूर्ति लगाने की बात कर रहे होंगे। तो मैंने उस बहस में कहा, मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसकी लगाएं, हमारे भारतीय महापुरुषों की कमी नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी, वहां से शुरू करके बहुत महापुरुष हुए हैं, जिसमें नेताजी का नाम भी जिक्र में आया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय भी लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और 125वीं जयंती जब आई तो इंडिया गेट की उस छतरी में जब नेताजी सुभाष बोस की जो वो तस्वीर हेलोग्राम के माध्यम से प्रदर्शित हुई और बाद में ग्रेनाइट की बहुत सुंदर मूर्ति लगने वाली है, तो मुझे लगता है नेताजी का इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता। मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी जी, मेघवाल साहब ये कहा जाए कि 12 साल पहले अर्जुन ने जो तीर छोड़ा था उसको प्रधानमंत्री जी ने समझा और निशाने पर लगा दिया। जी हाँ, आपने इस सारी चीज़ को यूपी की सियासत से भी जोड़ा, मायावती जी की भी आपने उल्लेख किया। आगे बढ़ते मेघवाल साहब, यूपी में काबा, यूपी में हाँ बा, ये यूपी में काबा क्या? देखिए, ये यूपी का जो चुनाव है इसको अखिलेश जी मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहे हैं, और ये जानबूझ के ले जा रहे हैं जी। आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। जिन्ना की बात भी उन्होंने कही, और अब कल तो जो स्टेटमेंट दिया वो भी आपने देखा होगा। जी, उस पे आऊंगा मैं मेघवाल साहब। हाँ, वो देखा होगा। तो ये जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहे हैं। शासन किसने अच्छा दिया, मोदी जी की नीतियों को किसने तेजी से धरातल पे उतारा, यही अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। पीएम आवास यूपी में चलती थी, गांव और शहर में मकान ही नहीं बनते थे। जैसे ही 17 में योगी जी आए, प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी तेजी से मकान बनने लगे यूपी में। मैं तो देख करके दंग हूं कि सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं मकान बने पीएम आवास के तो योगी जी के नेतृत्व में यूपी में बने। जी, मकान बने, लेकिन जहाँ तक बात की जाए मेघवाल साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है, चिंता भी होती है और दुख भी होता है कि चुनावी आंगन में पाकिस्तान की एंट्री, याकूब मेमन की एंट्री, कसाब की एंट्री, पाकिस्तान आ जाना, जिन्ना आ जाना। बात गन्ने की होनी चाहिए, बात होती है जिन्ना की। देखिए, मेरे तो समझ से परे है ये अखिलेश जी का वक्तव्य है। जिस पाकिस्तान ने 1947 में युद्ध लड़ा, जिसको इतिहास में कबायली युद्ध कहते हैं, उसके बाद 65 में युद्ध लड़ा हमारे खिलाफ, उसके बाद 71 में युद्ध लड़ा हमारे खिलाफ, उसके बाद कारगिल का युद्ध लड़ा हमारे खिलाफ।
जो देश इतने युद्ध भारत के खिलाफ लड़ता हो और कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने के लिए, कोई जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो चाहे यूएन का कोई प्लेटफॉर्म हो और कोई प्लेटफॉर्म हो, इवन इकोनॉमिक फोरम हो, वहां भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा लाता है हमारे खिलाफ जहर। वो देश हमारा दुश्मन नहीं, ये बात अखिलेश जी कह रहे हैं, ये किसी के भी गले नहीं उतरेगी। और इस चुनाव में चाहे कितना ही वो ध्रुवीकरण करके एक वर्ग विशेष का वोट लेना चाहें, लेकिन यूपी की जनता इस चुनाव में उनको सबक सिखाएगी अखिलेश जी को, कि ऐसा कहने वालों को हम सब जरूर सबक सिखाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी मेघवाल साहब, आपके जवाब को जो मैं समझ पाया वो ये कि ध्रुवीकरण की बात हो रही है, लेकिन अखिलेश ये कहते हैं कि समीकरण के नाम पे ध्रुवीकरण आप लोगों ने किया, 80 बनाम 20। देखिए ये शुरू कहां से हुआ ध्रुवीकरण? सबसे पहले आप देखिए, चुनाव में हम मुद्दों पे आ रहे थे, हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की बात पे चुनाव में मैदान में थे, हम हमारे घोषणा पत्र की बात कर रहे थे। शुरू कहां से हुआ? ये जिन्ना सरदार पटेल साहब की जयंती पे किसने पेश किया? किसने जिन्ना और सरदार पटेल साहब के बीच में तुलना की? किसने की? अखिलेश जी ने की। इसका मतलब चुनाव में ध्रुवीकरण कौन लाया? और अब पाकिस्तान की और चर्चा कर दी, तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ये कंसोलिडेशन एक वर्ग विशेष के वोटों को करके ये प्रदेश का भी नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। मेघवाल साहब, चूंकि आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, आप पर उत्तर प्रदेश की सियासत और वहां पर बीजेपी दमखम के साथ जो उतरी है, 7 योद्धाओं में से आप एक हैं। चूंकि बात चल रही है पाकिस्तान की, यूपी से आगे बढ़ते हुए मैं पंजाब की ओर चलता हूं। मेघवाल साहब, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष उनको लेकर कहा कि मुझे एक फ़ोन आया था, पाकिस्तान से फ़ोन आया था, मैं समझता हूं कि इमरान खान का ही होगा, कि सिद्धू को मंत्री बनाया जाए। तो ये एक के बाद एक सियासत में प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र होना कुछ समझ नहीं आता। ये एक टीवी चैनल पे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये खुलासा किया, सबके सामने किया, कि मैं मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहा था, गठन कर रहा था, तो पाकिस्तान से फोन आता है कि सिद्धू को आप मंत्री बनाइए। ये खुलासा हुआ, उसके बाद कांग्रेस बोली नहीं और कांग्रेस ने चुप्पी साधी। इसका मतलब क्या? कि कांग्रेस भी पाकिस्तान का समर्थन करती है, इसका मतलब ये हुआ। और ये शर्म की बात है कि जिस पार्टी ने इतने वर्षों तक देश पे शासन किया, दूसरे प्रदेशों में भी वो शासन में रही, और उन्हीं का ही कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये आरोप लगाए और कांग्रेस बिल्कुल बोले नहीं, ये देश को शर्म करने वाली बात भी है। और कांग्रेस को इस पे जवाब दे कि आप माँ गंगा की सफाई करके ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है आरोप। माँ गंगा का पानी सभी खेतों में जाता है और सभी लोग पीते हैं, और हमारे लिए पवित्र नहीं है, देश के लिए पवित्र है गंगा। तो गंगा सफाई का प्लान अगर हम बनाते हैं तो ये ध्रुवीकरण नहीं कहलाता है, ये देश की सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसको मजबूत करना, उसको ताकत देना, उसको पहचान देना कहलाता है। जी, कहलाता है। आप ध्रुवीकरण की व्याख्या अपने तरीके से आप सामने रख रहे हैं, जनता है, सब जानती है, यहाँ पर बैठे सैकड़ों लोग भी आपकी बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, और मुझे लगता है लाखों करोड़ों दर्शक जो इस समय आपको न्यूज़ इंडिया की इस खास कार्यक्रम यूपी का वोट युद्ध में देख और सुन रहे हैं, मुझे लगता है वो भी समझ रहे हैं। वो आगे बढ़ते हैं। बात करें मेघवाल साहब कैराना की। कैराना, जी हाँ, महाभारत काल से इसका नाम किराना था, जहाँ कभी द्वापर युग में कर्ण ने राज किया था। वहाँ पर रविवार को गृहमंत्री अमित शाह जी गए, उसको लेकर फिर एक नया संदेश और संकेत इस तरह से गूंजने लगा कि कैराना का मतलब आप जानते हैं। जी हाँ, एक नया ध्रुवीकरण। कैराना 2013 के बाद से जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, गृहमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ है, लोग जो पलायन कर गए थे वो आ गए और पलायन करवाने वाले पलायन हो गए। नहीं, ये तो आपने टीवी पे भी देखा होगा, समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि कैराना से पलायन हुआ था और कराया भी था।
आप गृह मंत्री जी गए, वो घर घर प्रचार का एक पार्टी ने कार्यक्रम दिया था, तो उन्होंने वहीं से शुरू किया। लेकिन वहाँ एक मित्तल साहब की फैमिली है जिनके यहाँ वो गए, वो पहले पलायन कर गए थे। उन्होंने ही कहा, अपना एक इंटरव्यू दिया कि गृह मंत्री जी, जिन्होंने हमको पलायन कराया था वो अब खुद पलायन कर चुके हैं, हम वापस आ चुके हैं, हम अब सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। ये खुद ने इंटरव्यू दिया था जी। और बहुत आप देख रहे होंगे कि बहन बेटियां यूपी में इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम योगी जी के शासन में सुरक्षित हुए हैं। नहीं तो हमारा शाम को स्टेशन जाना या किसी जगह जाना बहुत मुश्किल होता था जी। कल मैं अटल जी का जहाँ जन्म स्थान है बटेश्वर, वहाँ गया हुआ था। तो मैं जब अटल जी का जन्म स्थान देखने गया था तो वहाँ एक आदमी ने मुझे रोक करके कहा कि आप केंद्र में मंत्री हो क्या? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आप यहाँ अभी 6-7 बजे आए हो। अटल जी का अब घर, चूंकि वहाँ कुछ बनना था तो उसके लिए देखने कुछ मैं गया था। उन्होंने कहा अभी आप आए हो और कोई कुछ हरकत नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप 2017 से पहले यहाँ आते तो आपको भी तकलीफ होती, कोई बाइक वाला आता तो बाइक भी लूट ले जाता। ये मुझे कहा, इसका मतलब कितना खौफ रहा होगा जी 2017 से पहले। बटेश्वर में कहा लोगों ने कि बहुत सुरक्षा दी है जी, डर गए लोग। बोला अब कोई किसी की फाइल नहीं छीन सकता, कोई किसी की बाइक नहीं छीन सकता। और पहले तो उनकी इतनी हिम्मत होती थी कि कोई पुलिस वाला कुछ उनको कहता ही नहीं था। तो ये जो शासन में चेंज आया है, जिनको हम देख रहे हैं, हम जिसके गवाह बन रहे हैं, हमें भी लोग ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रशासन में जो गुड गवर्नेंस दी है यूपी के शासन में, वो काबिल तारीफ है जी, काबिल तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है जनता अगर इस बात को मान लेगी तो आपकी पीठ भी थपथपा देगी और 10 मार्च को वो पता भी चलेगा। मेघवाल साहब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बूथ की मजबूती को लेकर आप लोगों की जो कोशिशें चल रही हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ब्रिज इलाके में आए थे, मथुरा जाकर उन्होंने दर्शन भी किया था। तो बूथ की मजबूती ही इस समय आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा पार्टी को थ्रस्ट दे सकती है? डबल इंजन की सरकार की ताकत बूथ की मजबूती है। देखिए, बूथ को मजबूत करने के सिलसिले में 3 बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। बरेली में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बैठक ली थी बूथ को मजबूत करने की। आगरा में एक बैठक ली जेपी नड्डा जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बैठक मथुरा में ली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा इस समय जो चुनाव आयोग ने कुछ बंदिशें लगाई है कि आप बड़ी बैठक नहीं कर सकते, रैलियां नहीं कर सकते, बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, उसमें ये जो बूथ की बैठकें हैं, जो कहीं 300 तक की सीमाएं हैं, कोई डेट के बाद 500 तक की सीमाएं हो जाएंगी, इसमें हमारा बूथ, हमारा सेक्टर, हमारा मंडल ये मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हम अलग अलग समाजों की, अलग अलग वर्गों की अच्छी बैठकें कर पाएंगे। चुनाव आयोग का भी जो निर्देश है उनकी भी पालना कर पाएंगे और हम पार्टी को जिताने में सफल हो पाएंगे। जी, यानी विजय की गारंटी आपको बूथ के जरिए दिखाई देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई चुनाव से जितना मेरी समझ और समझने की मैंने कोशिश की है, बूथ ही आप लोग सबसे ज्यादा मजबूत रखने पे। हमारा एक नारा भी है। जी, नारा भी है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ जीता तो चुनाव जीता। लेकिन चुनाव का बूथ जो होता है उसके लिए दर दर घूमना पड़ता है, जो आप कर रहे हैं। और लगातार कोहरे में आप सुबह निकल कर अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं किसानों, और आप पहले फेज का जो चुनाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में किसानों की नाराजगी को आप लोग कितना दूर कर पाए हैं? देखिए, इस पश्चिम के क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं, यहाँ एक गन्ने का पेमेंट बकाया रहता था। ये आम एक प्रवृत्ति बन गई थी और कोई सरकार आती भाई ये तो बकाया ही रहेगा। योगी जी की सरकार आने के बाद पेमेंट हुआ, पहली बात तो भाव भी बढ़े। लेकिन एक बड़ा काम जो हुआ कि जो चीनी मिलें बंद थी उनको चालू करवाया। इससे किसानों के मन में एक सकारात्मक संदेश है। ये जो किसान आंदोलन का विषय था, ये अब धीरे धीरे वैसे भी
समाप्त इसका जो असर था विरोध का, वो वैसे भी समाप्त हो रहा है। और अब जहाँ भी गांव में जाते हैं तो वो कहते भी हैं कि हमें किसान सम्मान निधि का पैसा मोदी जी ने दिया, हमारे जो एमएसपी के भाव भी मोदी जी ने ज़्यादा बढ़ाए, ये कहते भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब इसका कोई विशेष असर नहीं है। लेकिन बीच बीच में राकेश टिकलियां फोड़ते हैं। आपको याद होगा दिवाली के टाइम पे वो टिकलियां होती तो जो फोड़ी जाती हैं, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ टिकलियां फोड़ते रहते हैं। वो तो यहाँ अलीगढ़ भी आके गए हैं, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ें और बात करें मेघवाल साहब की कोरोना काल में ये चुनौती। हमने देखा कि गृह मंत्री भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद, नोएडा, इन सारे इलाकों में वो भी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन आपको कितना मुश्किल लगता है कि जाकर बड़े नेताओं को दर दर द्वारे द्वारे भटक भटक कर लोगों के पास पहुंचकर अपनी बात रखना? नहीं, मतदाताओं के पास जाना ही चाहिए। ये हमारे चुनाव प्रचार की रीति नीति भी रही है। मेघवाल साहब, मतदाता के पास जाना ही चाहिए 5 साल में एक बार या बार बार? बार बार ही जाना चाहिए। जो हमारा प्रत्याशी है वो तो पहले जाता ही था, हम उसके समर्थन में जा रहे हैं। भाई कोई एमएलए है, वो तो क्षेत्र में रहता ही था, अब हम उसके समर्थन में जा रहे हैं। अगर गृह मंत्री जी जा रहे हैं या जेपी नड्डा जी जा रहे हैं या मैं जा रहा हूं, ये हमारी पार्टी की रीति नीति है, हम उसके समर्थन में जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और यहां जोड़ना चाह रहा हूं कि कोरोना कालखंड में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसमें चुनाव होना तो बंदिशें हैं कुछ, तो डिजिटल प्रचार का माध्यम ज्यादा बढ़ गया। तो हम घर घर संपर्क करने गए, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उसको फिर हमने फेसबुक में डाला, फिर उसको हमने ट्वीट किया जी, हमने इंस्टाग्राम का यूज किया। ये जो विषय है, इससे हम डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को भी कह रहे हैं कि आप भी डिजिटल साधनों का प्रयोग करके, क्योंकि जितना ज्यादा प्रचार होगा, मतदान किसके पक्ष में करें, इसके अच्छे अवसर अपने को मिलेंगे। जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज इंडिया को कि ये किसी जमाने में संविधान निर्माताओं ने कहा था कि मतदान होने से पहले मतदान किसके पक्ष में करें, इसके लिए प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, इसके लिए डिबेट भी होनी चाहिए, इसके लिए संवाद भी होना चाहिए, जनता में ये जाना चाहिए कि मतदान हम किसके पक्ष में करें। तो आप भी इसी प्रक्रिया में आज मतदान दिवस के अवसर पर बैठे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमारे तोमर साहब को भी बधाई देता हूं, हमारे दीपक जी को भी, आपको भी, सबको, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। जी मेघवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद, परिसंवाद, संगोष्ठी ये ज़रूरी हो जाती है जब भी, क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और वो दान करता है। वो दान, मतदान। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने तारीखों पर, जब आपके इलाके में चुनाव है, न्यूज़ इंडिया भी आपसे ये अपील करता है कि अपने घरों से, जी हाँ, चरण बाहर निकालें और यूपी के 7 चरण में जमकर मतदान करें, क्योंकि आपका भाग्य विधाता वही आपका भाग्य बनाएगा। जी हाँ मेघवाल साहब, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने चुनाव के पहले, समीकरण, ध्रुवीकरण के पहले एक विकास के एक्सप्रेसवे की बात की थी, लेकिन विकास के एक्सप्रेसवे में आज जब मैं अलीगढ़ आ रहा था, बीच में आगरा भी आया था, तो मुझे 2-3 आम लोग मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दा उठाया है, हालांकि आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन वो विकास के एक्सप्रेसवे में बाधा होता है, जिसका नाम सांड है। सांड एक चुनावी मुद्दा यहाँ पर बन रहा है। देखिए, एक छुट्टा पशु करके एक विषय फील्ड में हम भी घूमते हैं, रहता है। पिछले दिनों में ये विषय जब आया तो हमने योगी जी से भी इस संबंध में बात की है। अब ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दे दिया है कि वो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। देखिए, जो विषय ध्यान में आता है उसका बीजेपी में ये बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है कि कोई विषय आया, फिर उसका संवाद किया, फिर उसको किसी लॉजिकल एंड तक ले गए और उसका हल निकालते हैं। जनता में कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करना हमारा काम है और वो हम कर रहे हैं, इसका भी समाधान किया है। जी, समाधान किया और आगे भी करते रहेंगे। मेघवाल साहब,
बात करें, चूंकि आप केंद्र में मंत्री हैं और 5 राज्यों में चुनाव है, बात करते हैं गोवा की। गोवा में 2 पूर्व मुख्यमंत्री अगर बात की जाए, एक जो अभी स्वर्गीय हैं, उनके बेटे उत्पल, वो आपका दामन छोड़ चुके हैं, और दूसरा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लक्ष्मीकांत पार्सेकर, वो भी आपसे दूर हो गए। तो गोवा में आप क्या समीकरण बनता देख रहे हैं कि ये केवल निर्दलीय रूप में लड़कर अगर जीतते हैं तो वापस बीजेपी का रुख करेंगे? देखिए, ये गोवा हो चाहे कोई अन्य प्रदेश हो, चुनाव के समय मुझे लगता है कि ये कई बार इस तरह से हो जाता है, लेकिन गोवा में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और प्रमोद जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है विकास के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, गोवा को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस मुद्दे पर हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। जी, पर्यटन के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर सावंत का मैं इंटरव्यू कर रहा था, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर्यटन के रूप में इस बार पर्यटक से ज़्यादा सियासी दल आ गए हैं। वो बात कर रहे थे टीएमसी की, वो बात कर रहे थे आपकी। तो ये जो एक पॉलिटिकल टूरिज्म है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो ठीक ही कह रहे थे और टीएमसी के लोग भी वहाँ पहुँचे, कहाँ कोलकाता, कहाँ गोवा, और आम आदमी पार्टी के लोग भी पहुँचे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि भाई ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म है, और कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस के भी कुछ बड़े पदाधिकारी इस पॉलिटिकल टूरिज्म में। अब देखिए, सार्वजनिक जीवन अगर किसी को जीना है तो जैसे आपका चैनल 24/7 लिखा हुआ है ना, तो सार्वजनिक जीवन जीने वालों को उस क्षेत्र में 24/7 रहना ही पड़ेगा। जनता उन्हीं को ही आशीर्वाद देगी। जी, अर्जुन राम मेघवाल, मैं आपको बताना चाहूँगा, अर्जुन राम मेघवाल 24/7 की जो व्याख्या कर रहे हैं मेघवाल साहब, ये समझना होगा कि आप कुशल प्रशासक भी रह चुके हैं। जी हाँ, ही इज़ एन एक्स ब्यूरोक्रेट, तो वो जानते हैं कि दोनों के बीच का समतोल कैसे रहे, कि भाई लोगों को आप अगर उनकी नाराज़गी है तो कैसे दूर करें। तो लोगों में नाराज़गी होती है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अगर मैं अर्जुन राम मेघवाल, एक कुशल प्रशासक ब्यूरोक्रेट के नाते, एक नेता और मंत्री के नाते, यूपी में अगर मैं आपसे कहूं कि क्रमबद्ध तरीके से आप क्रम के तहत बताएं कि पार्टी नंबर 1 ये होगी, पार्टी नंबर 2 ये होगी, नतीजों के बाद, सेफोलॉजिस्ट भी हैं आप, मुझे पता है, आप लगातार अपनी चीज़ों को देखते रहते हैं, आपके पोस्ट को मैं पढ़ते रहता हूं, अलग अलग सर्वे भी आ रहे हैं। तो मैं अगर अर्जुन राम मेघवाल क्या देख रहे हैं, कौन सा सियासी दल नंबर 1, मैं आंकड़े नहीं पूछूंगा किसको कितने मिलेंगे, लेकिन आप, क्योंकि आपने इसके पहले भी कुछ और सियासी दलों के नंबर गिना दिए हैं। नहीं, मैंने मनीषी नंबर नहीं गिनाए थे। एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हमने वादा किया है कि हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे और हम सत्ता में आएंगे। तो उस पर कोई मुझे कमेंट ले रहा था, तो मैंने कहा यूपी में तो कांग्रेस पार्टी 4थे नंबर की पार्टी रहेगी या 5वें नंबर की पार्टी रहेगी, इसकी लड़ाई लड़ रही है, सत्ता में कहाँ आ रही है। तो उस विषय में आप बोल रहे होंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बनाने जा रही है, प्रचंड बहुमत से। जी, मेघवाल साहब, आखिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का हर पार्टी दावा कर रही है। अखिलेश के अपने दावे हैं, आप कर रहे हैं, आपका अपना अलग एक अनुभव और दावा है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि ऐसे कौन से 5 काम जिनको लेकर आप लोग ये दावे को बहुत सुनिश्चित और मजबूत तरीके से कह रहे हैं कि ये हमारे विजय की गारंटी है? देखिए, सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था को सुधारना, ये फील्ड में बड़ा काम है जी, मैं इस चीज को मानता हूं। दूसरा बड़ा काम महिलाओं को सुरक्षा देना। तीसरा बड़ा काम मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको तेजी से क्षेत्र में लागू करना। कोई योजना ले लो, पीएम आवास से लेकर के, उज्ज्वला से लेकर के, उजाला से लेकर के, या आयुष्मान भारत से लेकर के, कोई योजना तेजी से लागू करना, धरातल पे दिख रहा है। चौथा काम कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा प्रबंधन योगी जी के द्वारा करना, कई गिना सकता हूं। 5वां, हम अन्न की योजना जो हम लगातार दे रहे हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में, उनको अन्न उपलब्ध कराना। फिर आप एक्सप्रेस हाईवे ले सकते हो, इतने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, ये ले सकते हो, कितने ही काम गिनाए, हर क्षेत्र में है। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से ही हम पुनः जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे
पूरा स्पष्ट झलक पड़ती है, नजर आता है जी। फील्ड में घूमते। लेकिन विपक्ष ये कहता है मेघवाल साहब कि ये विकास की बातें, विकास के मुद्दे, इनसे दीगर हटकर कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर जाकर ध्रुवीकरण की ओर आकर टिक जाती है। वो ध्रुवीकरण तो वो ला रहे हैं ना, जब वो लाएंगे तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन हमारा मूल मुद्दा विकास और विकास और गुड गवर्नेंस है। ये सुशासन नहीं है क्या कि जो डराते थे कभी वो भाग गए? जो हमारे ऐड आजकल आते हैं, फर्क साफ है। वो देख रहे होंगे ना आप कि 17 से पहले कोई डरा रहा था किसी नागरिक को, अब अगर वो गुंडा है तो वो डर रहा है उस नागरिक से। ये फर्क साफ है। नहीं, फर्क साफ है, और कौन साफ होगा ये तो कुंजी जनता के हाथ में रहने देते हैं। बात करते हैं दागियों की। दागियों को लेकर भी आपके पार्टी के कई बड़े नेता जब यूपी आते हैं तो वो दागियों का जिक्र करते हैं। दागियों को विपक्ष में कहीं जगह टिकट मिल रही है, आप लोग कह रहे हैं कि ये अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। तो कल तुलना भी कर दी गई कि अगर याकूब मेमन होते तो उन्हें भी टिकट दे देते। देखिए, सपा तो अधिकतर ऐसे जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको टिकट दे ही रही है। मैं, आप जो जिक्र कर रहे हैं वो एडीआर रिपोर्ट की जिक्र कर रहे होंगे। हम चुनाव आयोग को की जो दिशा निर्देश है उनको पूरा मानेंगे। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का, जैसे कई बार ऐसे अपराध होते हैं, सपोज करो कोई रास्ता रोकने का विषय आया, कोई, हम जब विपक्ष में रहे होंगे तो किसी ने कोई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन किया, ये पॉलिटिकल कई बार मुकदमे हो जाते हैं ऐसे भी। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट में वो भी माने जाते हैं। मैं ये नहीं कहता वो नहीं माने जाने चाहिए, माने जाते हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि भी किस व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो, और अगर उस पर मुकदमा है तो किस तरह के मुकदमे, उसका जिक्र हम दे रहे हैं बराबर। और जब वो जिक्र आ रहे हैं तो उसी में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं जिनमें जघन्य अपराध के मुकदमे भी उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। और टिकट की जो पहली सूची आई है, इसी से ही हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में अप हो गए कि समाजवादी पार्टी का सोच तो नहीं बदला भाई, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। ये विषय पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी चल पड़ा। जी, ये विषय तमाम है, लेकिन विषय एक ही चल रहा है कि आखिर यूपी में क्या होगा। जी हाँ, आप सुन रहे थे अर्जुन राम मेघवाल साहब। जी हाँ, अर्जुन राम मेघवाल साहब, तालों की नगरी अलीगढ़ से यूपी का वोट युद्ध न्यूज़ इंडिया के इस कार्यक्रम में। आखिर तिजोरी पर इस समय ताला लगा हुआ है और उसके अंदर रखा हुआ है ताज कि किसके सिर सजेगा वो ताज। चाबी खोलेगी 10 मार्च को। आज मतदान दिवस के उपलक्ष्य में न्यूज़ इंडिया भी आप सबसे अपील करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, जी हाँ, कोरोना नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कल ही यूपी का स्थापना दिवस भी हुआ और कल गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के पहले आप सबको कोटि कोटि बधाई, वंदन। मेघवाल साहब आप आए और यहाँ तमाम लोग हमारे बीच, यूपी के राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी भी बैठे हैं, आपका भी स्वागत। और आप सब लोग जुटे, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।